जब से नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात का कसाब है, जब से ये भारत में आया है और अब भी इलेक्शन कैंपेन में आप देख लीजिएगा, जितना पाकिस्तान के खिलाफ वो जहर उगलता है, जितना कश्मीर में जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है, उतना ही उनका वोट बैंक मजबूत तस्वुर किया जाता है। इस पिक्चर में नरेंद्र मोदी साहब पहली लाइन में खड़े हुए हैं। मसला मुफादात का है, तरजीहात का है। नाजरीन, मोदी द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और वहां पे ये फैमिली फोटोज हैं उन तमाम देश, आप सबसे पहले देख सकते हैं बिल्कुल मिडिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। The other thing to note is that the BRICS Plus now, with the addition of many countries last year, represents more than half of the world's population. मैंने देखा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो अभी तक हमने नहीं देखा कि वो किसी दौरे पर नजर आए हैं। यहाँ पर ये 5 देशों का जो दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस डील्स होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इट मीन्स कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, मे बी नेक्स्ट ईयर हमें तीसरी बड़ी इकोनॉमी नजर आए। माइक्रोसॉफ्ट है, उसने पाकिस्तान में आफ्टर 25 ईयर्स अपने बिजनेसेस शट डाउन कर दिए हैं। क्या वजह है कि मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद कर रही है? वजूहात क्या है? और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा और वहां पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। तो ये रिमोट कंट्रोल हो, जब सिक्योरिटी सिस्टम आप हमारा देखिए, आप हमारी जो एजेंसी है नंबर 1 एजेंसी, जी नंबर 1 एजेंसी, उसको देखिए कि उनको पता ही कोई नहीं लगा। माइक्रोसॉफ्ट में 25 ईयर्स से जो लोग काम किया करते थे, अब वो काम नहीं कर रहे और वो जॉबलेस हो चुके हैं। हमें इस चीज का एहसास है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो एक पोजीशन है वो दुनिया की तब्दील हो सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को निकाल करके बाहर फेंका जा रहा है, चाहे वो डच हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कई सारी चीज़ों पर बात हो रही है, जैसे ब्रिक्स की बात हो गई, उसके अलावा बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के लीडरों से कैसे मिलते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर उससे बड़ी बात यह है माइक्रोसॉफ्ट की, जो कि पाकिस्तान के अंदर उनकी जो ये चीज़ हो रही है। अब उनका आखिरी ऑफिस था माइक्रोसॉफ्ट का पाकिस्तान के अंदर, वो भी बंद हो रहा है। अब जरा देखिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान के पास 22 से 25 करोड़ की पॉपुलेशन है। इतनी पॉपुलेशन किसी भी इंटरनेट कंपनी को, या फिर कहे कि कोई भी कंपनी को जो कि फेसबुक टाइप हो, या फिर कहे कि गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, उनको अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी है। अगर आप दुनिया के अंदर कोई भी ये बड़ी आईटी कंपनी ले लीजिए, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इंडिया का मार्केट वो लूज करे। टिकटॉक कितना पछता रहा है हम सबको पता है कि भाई, लेकिन उसकी चल नहीं रही है। तो फेसबुक हो, चाहे ओरेकल हो, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, ये सारे नहीं चाहते कि इंडिया के अंदर उनके रिलेशन खराब हो। लेकिन पाकिस्तान के पास भी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। एक तो वहां पर कमाई का उतना स्कोप है नहीं, उसके अलावा वहां पर दिक्कतें इतनी चल रही है कि आखिरकार माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को भी यहां पर छोड़ना पड़ रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। दोस्तों, एक बड़ा सेंट्रल सवाल है कि अभी जो 2025 ब्रिक्स समिट हुई है, इसका आउटकम क्या था और ये क्यों समिट जो है, ये किसने क्या क्या बातें की। खास तौर पे अगर देखा जाए तो भारत जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे थे। हमें इस चीज का एहसास है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो एक पोजीशन है वो दुनिया की तब्दील हो सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसको जरा समझिएगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब इंडिया जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसने क्या किया, उसने कहा क्योंकि चाइना इसमें लीड कर रहा है एससीओ में, तो हम इससे पीछे हट जाएंगे। उधर वो कहते हैं कि वी हैव एन ओनरशिप, उधर अफ्रीका भी है, लैटिन अमेरिका भी है, रशिया भी है, वहां पे एक डिफरेंट किस्म का। अब वहां पे क्योंकि यूएई भी है, बाकी ममालिक भी हैं, तो देन इट इज देयर। सो मुझे ये लगता है कि ये एक फैक्टर है जिसको थोड़ा स्टडी करना चाहिए। बाकी वहां पे डिस्कशन हुई है, एक्सपेंशन होनी चाहिए जी। ग्लोबल साउथ का रोल, द ग्लोबल साउथ हैज टू गेट द रोल। नोबडी विल गिव रोल टू ग्लोबल साउथ।
ठीक है ना जी, nobody will give role to global south. Global south has to get that role with its economic strength, with its political relevance, with its being a military power, with having a clear agenda. ये जो ब्लॉक है, it talks of de-dollarization. ये ग्लोबल करेंसी की, ये de-dollarization की बात करता है. इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दैट ग्रुप जहां पर de-dollarization की बात होती है. लेकिन वो जयशंकर ने कहा था कि नहीं, हम इन चीजों को नहीं वो करते. ये ब्रिक्स पे लेके आना चाहते हैं. माइक्रोसॉफ्ट है, उसने पाकिस्तान में आफ्टर 25 इयर्स अपने बिजनेसेस शट डाउन कर दिए हैं. माइक्रोसॉफ्ट चला गया है पाकिस्तान से और माइक्रोसॉफ्ट ने जितना भी उसका बिजनेस था उठा लिया है पाकिस्तान से और वो जा चुके हैं. और उसकी वजह ये बताई जा रही है, वजह तो बहुत सारी हैं इसके, जो रीजन सामने आ रही है, लॉजिक्स आ रही हैं, लेकिन इसमें बहुत बुरा हो रहा है लोगों का, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं. माइक्रोसॉफ्ट में 25 इयर्स से जो लोग काम किया करते थे, अब वो काम नहीं कर रहे और वो जॉबलेस हो चुके हैं. दिस इज सो सॉरी, आई फील सो सॉरी फॉर देम. कि देखिए ऐसे भी नौजवान थे वहां पर कि जो 25,000 पे, 30,000 पे, 50,000 रुपीज पे भी काम कर रहे थे और अपना घर चला रहे थे. बड़ी तनख्वाहों पर भी काम करने वाले थे, उनका तो किसी तरह गुजारा हो ही जाएगा. लेकिन देखें जो ऐसे थे, और मैं आपको बताऊं कि ये जो ले ऑफ किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो इसमें उसने कहा है माइक्रोसॉफ्ट क्लोजेज ऑफिस इन पाकिस्तान, ले ऑफ स्टाफ. ये किसकी खबर है? डॉन की. ये मैं सिर्फ कहीं इधर उधर से खबर देखकर नहीं बता रही, डॉन की ये हेडलाइन है. और उन्होंने कहा है कि ये जो है ना अपने ऑफिसेस क्लोज कर दी हैं. जवाद रहमान जो कि माइक्रोसॉफ्ट के पहले हेड थे शायद पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने एक लंबी चौड़ी जो है वो पोस्ट की सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये हालात हैं और ये जो है वो उठाकर ले गए हैं अपने बिजनेस यहां से. एंड माइक्रोसॉफ्ट इज ऑफिशियली क्लोजिंग इट्स ऑपरेशंस इन पाकिस्तान. ये हालात हो गए इकोनॉमी के. ये क्या हुआ है और ये क्यों हुआ है? ये तो समझ में ना आने वाली बात है. अगर वो काम करे थे इतने अरसे से, तो कोई कहने लगा कि जी जो करेंसी है वो इतनी डीवैल्यू है, कोई कहने लगा उनको बड़ी प्रॉब्लम्स थे पाकिस्तान के अंदर और उनका जो है बिजनेस सही नहीं चल रहा था, वो मजबूरन चला रहे थे. कोई कहने लगा कि और बहुत सारी जो है उनको इसमें प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी ऐसी. अब देखिए इसके बारे में एक तो ये है कि ये कहा गया है कि जो उनके लोकल पार्टनर्स हैं उनके थ्रू वो ये बिजनेस जो है वो चलाते रहेंगे. ओके, अब मुझे नहीं पता लोकल पार्टनर्स के थ्रू कितना बिजनेस चल सकता है. अच्छा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा वी विल सर्व आवर कस्टमर्स थ्रू बोथ आवर स्ट्रॉन्ग एंड एक्सटेंसिव पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड लोकेटेड, क्लोजली लोकेटेड. ये तो बहाना ही है, यानी ये तो आप ये कह लें कि अब जा रहे हैं तो आपने कुछ ना कुछ तो कहना है ना. अब जैसे कोई जो ऑफिस बंद हो तो उसका जो स्टाफ को निकाला जाए तो उसको क्या कहा जाता है कि हम तुम्हें बहुत जल्दी वापस बुला लेंगे. लारा दिया जाता है, डोंट वरी, अगर तुमने कोई शोर वोर ना मचाया तो हम ये करेंगे कि हम तुम्हें जल्दी दोबारा हायर कर लेंगे. वो उन्होंने करना कुछ नहीं होता. वो चाहते हैं कि जो स्टाफ है ना वो बागी ना हो जाए, वो स्ट्राइक ना कर दे कोई बहुत बड़ी. मुझे लगता है ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कुछ इसी तरह की है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मसला नहीं है, हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कोई इसमें जो है. अच्छा जी, उन्होंने कहा है जी, रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि 228,000 एम्प्लॉइज में से जो है 4% तो कम से कम फौरी के फौरी उन्होंने कट कर दिया. और इसमें वो कह रहे हैं कि कुछ 6-7 हजार से ज्यादा जो लोग हैं वो तो फौरी तौर पर बेरोजगार हो चुके हैं. ठीक है, तो अब आप देख लें कि आगे क्या बनेगा, क्या होने जा रहा है. अगर हम लोग बात करें मार्क रूटे की, जो कि चीफ है नाटो के, उन्होंने कहा है कि भाई ये तीनों कंट्रीज ऑयल परचेज करती हैं रशिया से. अब ये रशिया को कह लें कि बहुत ज्यादा एक किस्म का उन पे दबाव डालेंगे, वजन डालेंगे कि आपने 3 साल हो गए हैं ये वॉर होते हुए, अब अगर आपने ये ना रोकी तो हम इन तीनों पर भारी सैंक्शंस लगाएंगे ताकि ये तीनों आपसे ऑयल परचेज ना करें, आपकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी. हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या भारत को फर्क पड़ेगा. आई डोंट थिंक सो. इलेक्शन से पहले वो कह रहा था कि मैं इलेक्शन से पहले ही यूक्रेन रशिया की वॉर रुकवा दूंगा, फिर कहता है मैं 15 दिन में रुकवा दूंगा, 40 दिन में रुकवा दूंगा. बट वी सी दैट कि उसको कोई भी सीरियस नहीं लेता, इवन दो ही हैज टेकन मैनी यू टर्न्स ऑफ हिज ओन स्टेटमेंट. इंडिया भारत की बात करें तो भारत ना ऑयल लेता है रशिया से, ब्राजील भी लेता है और चाइना भी लेता है.
तो इस पे भारत अमेरिका बार बार कह लें कि जो नेटो है वो दबाव डाल रहा है इन तीनों कंट्रीज के ऊपर कि भाई सैंक्शंस लग जाएंगे तो कुछ ना कुछ करो। देखिए, कोई भी कंट्री अपने मुफाद के लिए लेता है, उनको अपना मुफाद है, उन्हें पता है कि ये चीज़ हमें कम कीमत में रशिया दे रहा है, वो क्यों जाएगा जनाब अमेरिका के पास, क्यों जाएगा सऊदीया के पास, क्यों जाएगा वो किसी और कंट्री के पास। तो उसको अपना मुफाद सबसे आसान और बेहतर नज़र आ रहा है, वो भी रशिया से आ रहा है। रशिया से क्रूड ऑयल जो है उसको एक कम प्राइस में मिल रहा है, उसे अपने मुल्क में ला के रिफाइन करके दूसरे मुल्कों को सेल कर रहा है, उसे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो एक अच्छा इकदाम उठाया। तो मेरे ख्याल से अगर ये वो काम कर रहा है तो ये उसने अपनी बेहतरी के लिए किया। और यहाँ पे अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से जो है वो रशिया का ऑयल ना बिके, रशिया पे जो है वो सैंक्शंस लगाई जाए, अलग कर देना चाहता है, करना चाहता है। वो यही चाहता है कि किसी भी तरीके से ये तीनों मुल्क जो है वो रशिया को सपोर्ट ना करे, रशिया को कमजोर कर दिया जाए। अब देखें कि रशिया से पाकिस्तान ने भी ऑयल लेने की बात की थी, लेकिन पाकिस्तान के जो है वो रेजीम चेंज करवाई गई और पाकिस्तान के खिलाफ करके जो पाकिस्तान के अंदर सिनेरियो बनाया गया, आज आप देख ले जो पाकिस्तान में चल रहा है। इसी तरह वो चाह रहा है कि इंडिया भी उनके काबू में आ जाए, वो चाह रहा है इसी तरह से जो दूसरे ममालिक है। असल में यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी बड़े नाम है, और इंडिया में डेमोक्रेसी है। जब इंडिया में डेमोक्रेसी है तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा, वो आज़ाद ख्याल लोग हैं और अपने फैसले करना जानते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा एक इतना ज़बरदस्त उनके पास लीडर है। मैं कहूँगा कि यार हमें सीखना चाहिए हमें अपने नेबर से कि वो अपने फैसले कैसे लेते हैं, दुनिया को कैसे आंखें दिखाते हैं अपने फैसले, और अपने लिए अपने अवाम के लिए क्या बेहतरी कर रहा है। वो पेट्रोल सस्ता ले रहा है, अवाम को पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं। दुनिया में पेट्रोल सस्ता होता है, पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो जाता है, तो क्योंकि हम अपने फैसले खुद लेना नहीं जानते। मेन मसला ये है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो भाई अमेरिका जो मर्जी कर ले, ट्रम्प जो मर्जी कर ले, भारत और ब्राजील और चाइना अपनी जगह से नहीं हिलने वाले। जितनी मर्जी सैंक्शंस आयद करने की बात की जाए, 100% टैरिफ लगाने की बात की जाए, तो कोई भी कह लें कि ट्रम्प की बात में नहीं आने वाला है। और 50 दिन में देखें क्या होता है, बड़े क्रूशियल मोमेंट्स हैं। क्या ये संभव है? यूएस ने बहुत ट्राई कर लिया है कि भारत को प्रेशर करे कि वो उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे उनकी शर्तों पे। और सबसे पहले आपको मालूम है कि 500% का जो उन्होंने गेम खेला था, उनके जो सेनेटर है लिंडसे ग्रैम ने बोला था कि अगर आप रशियन तेल लेते हैं तो हम इंडिया और चाइना के ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे। उसके बाद नेटो के चीफ ने बोला था कि अगर इंडिया, चाइना, ब्राजील रशिया के साथ अगर नहीं बोलते कि रशिया यूक्रेन के अंदर युद्ध नहीं रुकवाता है और उनके दोस्त को अगर वो नहीं समझाते हैं तो हम आपके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। और एक और एक चीज आप देख लीजिए, अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हम एक चिट्ठी लिखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री को कि हमने जैसा करार इंडोनेशिया पे किया है के साथ किया है, हम वैसा ही करार भारत के साथ करना चाहते हैं। अब समझने वाली बात है कि इंडोनेशिया के साथ इन्होंने क्या करार किया है। इंडोनेशिया के साथ अभी इन्होंने ट्रेड डील की है। इस ट्रेड डील में इन्होंने बोला है इंडोनेशिया को कि आप $15 बिलियन ऑफ एनर्जी जो है यूएस से खरीदेंगे। अब सोचिए, इंडोनेशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड ऑयल, और उसके बावजूद उनको एक तरह से दबाव डाल रहे हैं। सेकेंड बोला है कि $4.5 बिलियन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो अमेरिका में होता है उसको वो खरीदेंगे। और थर्ड उन्होंने बोला है कि 50 बोइंग जेट्स उनको खरीदना पड़ेगा। बोइंग जेट्स जिनका आपको मालूम है कि अभी क्रैशेस हो रहे हैं उन जेट में। और एक और एक चीज है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो इंडोनेशिया में आएंगे उसके ऊपर 0 टैरिफ लगेंगे। यहाँ पे तो रशिया ने क्लियर कट कह दिया, भाड़ में जाओ, हम कोई चीज फायर नहीं करने वाले हैं। मैं इसी को इंडोर्स करता हूँ कि पुतिन इसको प्रेशर में नहीं आएगा, बिकॉज उनके भी सॉवरेनिटी का मसला है और वो अपने लिए थ्रेट समझते हैं कि इफ यूक्रेन डिडंट चेंज द गवर्नमेंट, तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि पुतिन भी इस पे एग्री होगा और वो इसको प्रेशर लेगा। लेकिन लेट्स सी मेजर 3 बड़ी कंट्रीज आ रही हैं, ब्राजील आ रहा है, भारत आ रहा है और साथ में चाइना आ रहे हैं। तीनों के प्रेसिडेंट्स को भी वार्न कर दिया गया है, सैंक्शंस लगेंगे, 100% टैरिफ होगा, धमकाओ दबकाओ जो मर्जी करो, पुतिन को वॉर रुकवाओ। टैरिफ का क्या कर लेंगे, ट्रम्प ने भी टैरिफ लगा दिया था, 150% से ऊपर टैरिफ लग गया था, लेकिन वो रिवर्स हो गया। तो ये करके देख लेंगे, ये भी रिवर्स हो जाएगा। इट विल नॉट इफेक्ट ऑल ऑफ दीज कंट्रीज बिकॉज दे हैव देयर ओन फॉरेन पॉलिसीज, और आई डोंट थिंक सो कि वो इतना इफेक्ट करेगा। क्योंकि हमारी रियासत भी यही चाहती है कि हम किसी ऐसे हीरो को हीरो तस्लीम ना करें जिसका ताल्लुक असल में हमारे फेथ से नहीं था। यहाँ पे सवाल ये बड़ा अहम है
कि पहली बात यह है कि क्या पाकिस्तान के पास इस तरह के हथियारों से निपटने के लिए कोई तौर मौजूद है? भारत और फ्रांस के बीच में इंजन डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। भारत ने फ्रांस की कंपनी साफरान के साथ ऑलमोस्ट 61,000 करोड़ की जो डील है इंजन बनाने के लिए वो फाइनल कर दी है। ये दो चीजें की जा रही हैं। एक तो ये किया जा रहा है कि इंडिया इस बहुत तरक्की से ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान बहुत नीचे जा रहा है। मुशर्रफ के दौर में आपने सुना भी होगा, किसी अमरीकी ने कहा था कि इनको अपने पैसे के लिए अगर अपनी माँ भी बेचनी पड़े तो ये लोग अपनी माँ भी बेच देंगे। तो हमारी तो पहचान। अब खबरें ये हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक ऐसे ब्लॉकबस्टर मिसाइल की तैयारी इंडिया कर रहा है जो कि जमीन में 80 से 100 फुट अंदर तक जाके मार कर सकेगा। इंडियंस क्या कहते हैं कि हमने बहुत पीस नेगोशिएशंस करके देख लिए, बड़े ओवरचर्स करके देख लिए, लेकिन हमें उधर से कभी ठंडी हवा नहीं आई। आज बड़ी खबर ये आ रही है कि चाइना ने भी पहलगाम अटैक को कंडेम किया है, अमेरिका को बैक किया इस इशू के ऊपर। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि अब पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या स्टांस होगा, पाकिस्तान का क्या स्टांस होगा। मुसीबत बना दी है कि हम लोग अगर किसी मुल्क में जाना भी चाहें, हम अपना पासपोर्ट आगे रखते हैं तो वो रिफ्यूज हो जाता है। लेकिन अब इन्होंने मिसाइल यूज कर रहे हैं और मिसाइल में इतना वार हेड होगा 750 kg 7,500 kg एक्सप्लोसिव होगा, वार होगा तकरीबन 8 टन होता है। और वो कहते हैं ये यूज करेंगे अगेंस्ट ऐसे टारगेट्स के लिए जो हार्डन है। जो इंडिया का जो राइज है या इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी का राइज है या इंडिया का जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, इसमें बताया जा रहा है कि 120 किलो न्यूटन की कैपेसिटी का इंजन बनाएगी साफरान, जिसमें कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकलाइज प्रोडक्शन, आईपी राइट सभी इसमें शामिल। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिया और फ्रांस की बड़ी डील के बारे में। जी हाँ, अब सबसे पहले हम सबको पता है कि इंडिया और फ्रांस की सबसे बड़ी जो डील थी या फिर रिसेंट टाइम्स में अगर आप काउंट करो तो वो थी रफेल की। ठीक है, उसके बाद हमने नेवी के लिए रफेल्स ऑर्डर किए कुछ महीनों पहले, और अब बात हो रही है यहाँ पर कि 61,000 करोड़ की डील की यहाँ पर बात हो रही है कि इसका ऑर्डर दिया जा रहा है फ्रांस को। अब देखिए, फ्रांस हम सबको पता है कि परमानेंट मेंबर्स में से वन ऑफ द मेंबर है, उसका सपोर्ट हमें कई सारी जगहों पर मिलता रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सारा सपोर्ट लेने के लिए ही हम ये हथियार परचेस कर रहे हैं। सऊदी जैसा नहीं है कि उसका कोई दुश्मन आसपास में है या नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन वो अमेरिका को खुश करने के लिए हथियार परचेस करता रहता है। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि भाई नहीं, अगर हमें सही मायनों में हथियार की जरूरत है तो हमें जहां से अच्छी डील मिलेगी, चाहे वो फ्रांस से हो, रशिया से हो, यूएस से हो, कहीं से भी हो, तो हम उस चीज को वहीं आगे बढ़ेंगे। चाहे वो रफेल की बात हो या फिर S-400 की बात हो। S-400 में भी एक ऑप्शन था यूएस का, उसका थार सिस्टम करके कोई है, हमने S-400 परचेस किया और उसके रिजल्ट्स भी हमें पता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है, इसी के साथ ये वीडियो। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। खबरें ये हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक ऐसे ब्लॉकबस्टर मिसाइल की तैयारी इंडिया कर रहा है जो कि जमीन में 80 से 100 फुट अंदर तक जाके मार कर सकेगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए खास तौर पे आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब को। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि भारत ने बंकर बस्टर ले जाने वाले मिसाइल प्रोग्राम पे जो काम शुरू किया है, तो क्या इससे भारत का मकसद क्या है कि वो अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म में तब्दीलियां लाएगा या कुछ और करना चाहता है? अब देखें कि अभी ये खबर अभी जिस तरह चली है और उन्होंने एक नया कंसेप्ट लेके आए, अग्नि 5 जो है, जिसका अदरवाइज रेंज 5,000 किलोमीटर है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अगेंस्ट द इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट उन्होंने ये बनाया है। तो अब उसका रेंज रिड्यूस कर रहे हैं और उसको 2,500 किलोमीटर पे ला रहे हैं, और इसके साथ साथ उसमें अब ये कैपेबिलिटी उसमें डाल रहे हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम ऐसा होगा अगर ये फाइनल में कामयाब होते हैं कि पहले तो स्टेल्थ बम्बर, जिस तरह अमेरिका B-2 बम्बर यूज किए हैं, जिस तरह GBU-57 जो बंकर बस्टर्स यूज किए हैं नितान्स पे जब हमला हुआ, और इसके अलावा हमने अभी देखा कि फर्दों पे जो हमला हुआ था और उसमें इतना इनका नुकसान हुआ था। लेकिन अब इन्होंने मिसाइल यूज कर रहे हैं और मिसाइल में इतना वार हेड होगा 7,500 kg एक्सप्लोसिव होगा, वार होगा तकरीबन 8 टन होता है।
और वो कहते हैं ये यूज करेंगे अगेंस्ट ऐसे टारगेट्स के लिए जो हार्डन है और जिसमें जब ये पेनिट्रेट करेगा तो 80 से लेके 100 मीटर की पेनिट्रेशन एक्सपेक्टेड है इससे। और तो आप इससे देख लें। फिर उसमें एक और उन्होंने जो कहानियां अभी जो आ रही हैं कि इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक सब सरफेस को भी हिट कर सकते हैं और सेकंड होगा कि जो टारगेट्स होंगे डीप इनसाइड बरीड अंडर द ग्राउंड, तो उसके लिए वो पेनिट्रेशन वाला यूज करेंगे। इसके बीच में इंजन डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। भारत ने फ्रांस की कंपनी साफरान के साथ ऑलमोस्ट 61,000 करोड़ की जो डील है इंजन बनाने के लिए वो फाइनल कर दी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अभी कंफर्मेशन नहीं है कि डील फाइनल हो चुकी है, लेकिन ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, ऐसी खबरें हैं। और जो ये साफरान के साथ भारत और फ्रांस के बीच में ये कोलैबोरेशन हो रहा है इंजन बनाने के लिए, इसमें बताया जा रहा है कि 120 किलो न्यूटन की कैपेसिटी का इंजन बनाएगी साफरान, जिसमें कंप्लीट एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकलाइज प्रोडक्शन, आईपी राइट सभी इसमें शामिल है। और ये इंजन आमका और इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ जो इंडिजिनस इंजन की बात है डेवलपमेंट करने की, वो साथ ही साथ चलता रहेगा। इस बड़े अपडेट पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी है। उमेश जी से ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार उमेश जी। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है, क्योंकि इंजन को लेकर हम अक्सर चर्चा करते हैं कि जी के साथ जो इंजन की डील थी वो काफी डिले हुई और साफरान के साथ भारत और फ्रांस के बीच में जो फ्रांस की कंपनी है उसको बात चल रही थी। अब फाइनली ये खबरें आ रही हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में इंजन डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। 61,000 करोड़ की ये डील है, जिसमें 120 किलो न्यूटन का इंजन बनाएगी साफरान, जो फ्रांस की कंपनी है। कितना बड़ा ये अपडेट है, आपसे मैं जानना चाहूंगी। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसमें भारत सरकार ने डिसाइड कर लिया है जो हार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट होता है वो फाइटर इंजन होता है, और फाइटर इंजन का जो हम टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, कोलैबोरेशन, को प्रोडक्शन, लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट और आईपी राइट फुल हमको साफरान देने वाला है। और साफरान की कंपनी जो है भारत के अंदर ऑलरेडी एमआरओ फैसिलिटी वो स्टार्ट भी करने वाली है। भारत सरकार ने मोस्ट लाइकली जो सपोर्ट होता है, आफ्टर सेल्स सर्विस जो सपोर्ट होता है, मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरऑलिंग के लिए भारत के अंदर एक फैसिलिटी बनाना आपको जरूरी होता है। इसी के द्वारा हम हमारा जो कॉस्ट है वो कम रख सकते हैं। अब फ्रांस के साथ हमने डायरेक्टली ये डील कर ली है और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डील है। इसके अंदर आपको ध्यान है कि हमने हमेशा चर्चा की कि हम बात कर रहे थे जी के साथ, रोल्स रॉयस के साथ, हम बात कर रहे थे जापान की कंपनी के साथ जो हमें फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन देने को तैयार था, इवन रशिया के साथ हम बात कर रहे थे। भारत ने फिलहाल अभी समझा है कि उन्होंने फ्रांस को एक बेहतर ऑप्शन समझा है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो डिफेंस कोलैबोरेशन है फ्रांस के साथ लगभग अच्छी तरह से जा रहा है। जो रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी एक तरह से दे हैव स्टोन देयर मेटल। सुखोई का जो आपको हमने बताया था कि तो सुखोई प्रोग्राम बन रहा है, उसके अंदर भी उसके फाइटर इंजन को अपग्रेड किया जाएगा। उसके अंदर मेरे हिसाब से 177S इंजन रशिया से लेने की बात कर रहे हैं। भारत उसके अंदर भी बोल रहा है रशिया को कि आपको 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करना पड़ेगा। जो ये डिक्टेटरशिप बोलते हैं ना, मोदी जी डिक्टेटर हैं, असर्टिव हैं अपनी लीडरशिप में, वो प्रूव भी करेंगे कि आई एम गोइंग टू डू व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है, क्योंकि भारतीय नौसेना को 17 नए आधुनिक युद्धपोत मिल सकते हैं। इसके साथ ही 9 नई पनडुब्बियों को भी नेवी में शामिल करने की योजना है। ये प्रोजेक्ट करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए का होगा। ये मिरर है, दिस ऑनेस्टी इज मिरर फॉर मैनी। बहुत से लोगों को ये आईना दिखाने के लिए होना चाहिए, वो है, बहुत से लोगों को ये आईना दिखा रही है, ये ईमानदारी और ऑनेस्टी। बड़े पैमाने पे ये जो फ्रिगेट्स हैं इनको इंडियन नेवी के अंदर लेके आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान के खिलाफ नई जंग का इम्कान बढ़ नहीं रहा? आपको क्या लगता है इस साल, अगले साल का तो बहुत, आज उन्होंने 52 सैटेलाइट्स भी कह दिए कि जी अगले साल के अप्रैल तक 52 हमारे ये वॉर सैटेलाइट्स भी ऑन हो जाएंगे। पाकिस्तानी फौज जिसने कश्मीर लेना था वो पीटीआई में उलझी हुई है, ठीक है जी, यहाँ के कानून में उलझी हुई है। हम आपस में लड़ रहे हैं, ये क्या जी, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो फौज का ध्यान हमेशा
मुसलमान होने के नाते बॉर्डर की तरफ होना चाहिए, ठीक है, उनका अंदर की तरफ है। दे आर डूइंग द लीथल जॉब, वो एक लीथल जॉब कर रहे हैं इस वक्त, कि वो कहते हैं कि जी हाँ हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो तबाही मचानी है। Once Israel defeats Iran, Pakistan is next. और उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, इजराइल इंडिया के साथ मिलके इन पर हमला भी कर सकता है। भारत ने बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है जब से भारत की नेवी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शंस हो रही हैं। ग्रेटर इसराइल का भी जिक्र किया है, तो यू थिंक अब ये क्या इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के हदफ की तकमील की तरफ जा रहा है? आपको याद है ना, आज तक मुसलमानों की चीखें निकल रही हैं, जब हिंदू अस्त्र और शस्त्र के साथ जागते हैं तो फिर मुसलमान भागते हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है तकरीबन 2.4 लाख करोड़, मतलब कि 2.5 लाख करोड़ के आसपास की यहाँ पर अमाउंट की बात हो रही है, जिसमें हो सकता है कि तकरीबन 17 आधुनिक युद्धपोत और 9 पनडुब्बियां, मतलब 9 सबमरीन की यहाँ पर बात हो रही है, जो इंडिया आने वाले दिनों में अपनी जो सैन्य है उसमें शामिल करेगा। अब देखने वाली बात यह है कि ये तकरीबन अमाउंट हो जाती है, अगर आप काउंट करें तो हो जाती है लगभग 28 से 30 बिलियन डॉलर्स। अब जरा सोचिए कि कितनी बड़ी अमाउंट है। अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, मतलब कि जो पहला फेज था वो हमने उसके बाद पॉज आया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। और ऐसी सिचुएशन में जब इंडिया परचेज कर रहा है इतनी सारी चीजें या फिर खुद बना रहा है, तब आप सोचने लायक बात है कि भाई पाकिस्तान की सिचुएशन क्या होगी। मतलब यहाँ पर कमर चिमा हो या फिर दूसरे पाकिस्तानी पत्रकार हो, यही कहते हुए नजर आएंगे कि भाई इंडिया जो है वो पता नहीं किस घोड़े पर बैठा है, लेकिन उसकी जो हथियारों की होड़ है वो बढ़ती ही जा रही है और पूरी दुनिया जो है वो हथियार बेचना चाहती है इंडिया को। तो ऑब्वियसली वो सारे के सारे कंट्रीज इंडिया की फेवर में आ चुके हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। भारत ने बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है जब से भारत की नेवी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शंस हो रही हैं। अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो इंडिजिनस फ्रीगेट्स INS महिंद्रागिरी जो है वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगा 2026 में। 7 फ्रीगेट्स हैं और ये इनका प्रोजेक्ट है 17A नीलगिरी क्लास INS महिंद्रागिरी, ठीक है जी। अब इसको ये कह रहे हैं एंड दैट इज एट द डॉक ऑफ इन मुंबई का जो डॉक है वहां पे है। अब मजे की बात यह है कि इंडिया जस्ट नॉट दिस, बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है। एक तो ये इंडिजनाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंडिजनाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द मिलिट्री प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। आर्म्ड वेसल्स का एक मोमेंटम है जो बिल्ड हुआ है। आपको याद है थोड़े दिन पहले, जस्ट फ्यू डेज बैक, नॉट ये कोई लंबी बात नहीं मैं कह रहा, थोड़े दिन पहले इंडिया और जो इंडिया की जो लीडरशिप है उन्होंने ये फैसला किया कि हम 1 लाख करोड़ रुपया लगाने वाले हैं ऑन मिसाइल्स एंड वेपन्स परचेजेस। 1.5 लाख करोड़, 1.46 लाख करोड़। और ये जो वेपन्स डिफेंस प्रोडक्शन है, इट हैज रीच टू द ऑल टाइम हाई। ये ऑल टाइम हाई है, इसमें किसी किस्म की वो कोई नहीं है, रुकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। दे आर डूइंग द लीथल जॉब, वो एक लीथल जॉब कर रहे हैं इस वक्त, कि वो कहते हैं कि जी हाँ हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो तबाही मचानी है। और वो क्या तबाही है कि हमें हर कीमत के ऊपर जिसे कहते हैं ना वेपन्स भी खरीदने हैं, मैसेजिंग भी करनी है, और जिसे कहते हैं ना ये अब बताना है कि इंडिया के अंदर जो कमी कुताही रह गई थी उसको पूरा करना है। दिस इज व्हाट दे वांट। सो ये जो चीज़ है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया इज सेइंग कि हम
बड़े पैमाने पे ये जो फ्रिगेट्स हैं इनको इंडियन नेवी के अंदर लेके आ रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो नेवी है ऑलरेडी वो कभी मेरीन राफेल खरीद रहे होते हैं, कभी वो अमेरिका से जो है वो ड्रोन्स खरीद रहे होते हैं इंडियन ओशन के लिए। दे हैव बीन डूइंग दिस, और ये इंडियन नेवी जो है, अगर मैं लिंक करूं, अगर आपको याद हो, मैं इंडियन नेवी को लिंक करूं उसकी उस सोच से कि जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान पे, और उसको लिंक करूं कि ये जो 1.5 लाख करोड़ का असला ये खरीद रहे हैं, और इनकी ये जो नेवी है विच हैज ये जो नए मैंने आपको बताया ये जो महिंद्रा गिरी जो शिप है, इसके अंदर जो कैपेबिलिटी है मॉडर्न, चलो जो हर होती है, लेकिन इट हैज सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर एंड अंडर वाटर कैपेबिलिटीज मौजूद है। ये 7 फ्रिगेट्स हैं जो दे आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास, और ये आप समझ लें कि इंडियंस अब ये कहते हैं कि इसके अंदर ब्रह्मोस भी होगा, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि ब्रह्मोस भी होगा, ब्राक मिसाइल्स भी होंगे, टोर्पीडोज भी होंगे, रॉकेट लॉन्चर्स भी होंगे, AK-630 गन्स भी होंगी, और हवा में भी मार सकता है, ज़मीन पे भी, अंडर वाटर भी, और इसके अंदर इंटेग्रल हेलीकॉप्टर्स भी होंगे। जस्ट लुक एट दैट। सो ये आपको याद होगा, इनमें से जो 7 फ्रिगेट्स की बात हो रही है, इनमें से एक INS नीलगिरी जो है वो नरेंद्र मोदी ने आई थिंक इस साल जनवरी में ही उसको कमीशन कर दिया था। सो INS नीलगिरी बस बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, इट वाज समथिंग एक लीडशिप थी इस क्लास की, और अब जो आपको पता है पाकिस्तान ने तो जब शिप्स वगैरह लेनी हो तो हम क्या करते हैं, हम तो फिर जाते हैं सीधा बाहर से मंगवाते हैं, बिकॉज हमें तो कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसके अलावा इंडियन नेवी ने ऑर्डर्स भी दिए हुए हैं। सो इंडिया ये कह रहा है कि जितनी बड़ी हम इकोनॉमी है, इफ़ वी आर अनएबल टू डिफेंड आवरसेल्फ, if we are unable to protect ourselves, if we don't have the bigger navy, the navy which goes beyond Indian borders,